Hello students, I am CA Kamlesh Bhatt and today I'll be teaching illustration number 7 of bank reconciliation statement. Illustration 7 जो है वो एग्जाम पॉइंट से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स उसमें कवर्ड है. तो प्लीज गो थ्रू दिस illustration नंबर 7. लेट्स स्टार्ट विद द सम. आ जाइए. एज सेड ये क्वेश्चन सबसे पहले इसको मार्क कीजिए LMR. दिस इज लास्ट मिनट रिवीजन सम. इस एग्जाम्पल में इस इलस्ट्रेशन में मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स कवर्ड है. Once you go through this illustration, मतलब we are 80-90% safe in exam. ये illustration याद से प्रॉपर देखिए. फाइन, मैं स्टार्ट करता हूं सम. बिफोर वी स्टार्ट, आई होप you all must have seen part 1 and part 2 of BRS जो मैंने रिकॉर्ड किए थे. जस्ट टू समराइज इंपॉर्टेंट रूल मैं एक बार बता देता हूं. इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ BRS इज नॉर्मल बैलेंस, तो वी चेंज द साइन ऑफ द बुक वी आर स्टार्टिंग विद. हम जिससे स्टार्ट करते हैं, मीनिंग सपोज इफ आई स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं कैश बुक का साइन चेंज करूंगा. एंड इफ आई स्टार्ट विद बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं पासबुक का साइन चेंज करूंगा. एंड इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट, तो हम ऑपोजिट बुक का साइन चेंज करेंगे. मीनिंग इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो मैं पासबुक का साइन चेंज करूंगा. एंड इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो मैं कैश बुक का साइन चेंज करूंगा. सी सम स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से बता रहा हूं कि पार्ट 1 आई होप सबने देखा होगा मेरा BRS का. ओनली देन ये समझेगा, अदरवाइज ये नहीं समझेगा. तो प्लीज गो थ्रू फर्स्ट पार्ट 1 और फिर पार्ट 3 पे आना. नाउ आई विल स्टार्ट विद द सम. ओके. ऑन 31st March 2018, बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर राजीव showed a credit balance. Passbook showed a credit balance of 6,300, but cash book showed a different balance. सी पहले हमें समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. क्रेडिट बैलेंस मींस क्रेडिट साइड इज हेवियर. आई होप ये सबको पता है. कैश बुक का डेबिट साइड इज रिसीट साइड एंड कैश बुक का क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड. पासबुक का डेबिट साइड इज विड्रॉवल एंड पासबुक का क्रेडिट साइड इज डिपॉजिट. हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्या? पासबुक ऑफ मिस्टर राजीव showed a credit balance. Credit balance as per passbook means credit side is heavier. Credit balance as per passbook means passbook में credit side is more, credit side is heavier. Deposits ज्यादा है as compared to withdrawal. अगर deposits ज्यादा है तो which means it's a favorable balance, it's a normal balance. Overdraft नहीं है, it is not a overdraft. तो आ जाओ यहां पे हम लिखते हैं balance as per passbook. Balance as per passbook 6,300. Balance as per passbook 6,300. मैंने BRS के पार्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है. वो आई होप सबने देखा हुआ होगा वो पार्ट. स्टिल मैं एक बार रिपीट करता हूं. यहां पे लिखा है बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मींस क्रेडिट इज मोर. क्रेडिट इज मोर मींस डिपॉजिट इज मोर. अगर डिपॉजिट ज्यादा है तो नॉर्मल बैलेंस है. अगर विड्रॉवल ज्यादा होगा तो ओवरड्राफ्ट. ओके. तो आई होप इसमें क्लियर है. तो इसमें वी आर स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर पासबुक. ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस. एंड सिंस इट इज नॉर्मल बैलेंस, तो विल चेंज द साइन ऑफ बुक वी आर स्टार्टिंग विद. हम जिस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं उस बुक का साइन हम चेंज करेंगे. वी आर स्टार्टिंग विद पासबुक, तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे. सबसे पहले नॉर्मल साइन क्या है? रिसीट मतलब प्लस, पैसे आ रहे हैं. पेमेंट्स मतलब माइनस, पैसे जा रहे हैं. विड्रॉवल मतलब माइनस, पैसे जा रहे हैं. एंड डिपॉजिट मींस प्लस, पैसे आ रहे हैं. सिंस वी आर स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर पासबुक, हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे. तो पासबुक का जो साइन डेबिट में माइनस है, हम वो प्लस लिखेंगे, और जो डेबिट में प्लस है हम वो माइनस लिखेंगे. एंड कैश बुक का साइन सेम रहेगा. कैश बुक का साइन सेम रहेगा. एंड दिस इज द साइन विच वी नीड टू फॉलो. दिस इज द साइन विच वी नीड टू फॉलो. चलो सम स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट वन, चेक्स इश्यूड. सी बिफोर वी स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट सम है, इसको गो थ्रू कीजिए. ये इंपॉर्टेंट सम है. फर्स्ट वन, checks sent to bank for collection 85,000 on 25th March, but a check of 60,000 was only cleared by the bank before 31st March.
हम बीआरएस बना रहे हैं ऑन 31st मार्च, दैट मीन्स वी आर कंसर्न विद ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस बिफोर या अप टू 31st मार्च। 31st मार्च तक जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वी आर कंसर्न विद दैट। यहां पे क्या लिखा है, फिर से रीड करते हैं। checks sent to bank for collection 85,000। sent to bank for collection means deposit। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, कितने का चेक? 85,000 on 25th March, but a check of 60,000 was only cleared by the bank before 31st March। फाइन, हमने 85,000 चेक का चेक डिपॉजिट किया है, which means we must have received checks of 85,000। so it's very clear, हमने 85,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हमें पहले तो 85,000 का चेक मिला होगा, तो वी मस्ट हैव रिकॉर्डेड इट ऑन द रिसीट साइड। ऑब्वियस है, हमें चेक मिला तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द रिसीट साइड। फिर हमने बैंक में चेक को डिपॉजिट किया, पर क्या चेक पूरे चेक क्लियर हुए? नहीं, ओनली चेक्स ऑफ 60,000 वर क्लियर्ड। 85,000 में से 60,000 रुपीज के चेक क्लियर हुए। देखो यहाँ पे लिखा है क्लियरली, चेक सेंड टू बैंक 85,000 बट अ चेक ऑफ 60,000 was only cleared by the bank before 31st March। 31st मार्च तक खाली 60,000 के चेक क्लियर हुए। 85,000 के ऊपर साइन क्या है? प्लस। 60,000 के ऊपर साइन क्या है? माइनस। दैट मीन्स प्लस 85 एंड माइनस 60। एज पर सिंपल मैथ्स रूल ये क्या हो गया? प्लस 85 माइनस 60 प्लस 25,000 प्लस 25,000। तो हम ऐड में लिखेंगे, हम ऐड में लिखेंगे 25,000, हम ऐड में लिखेंगे 25,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने 85,000 के चेक डिपॉजिट किए, पर बैंक में 60,000 का ही चेक क्लियर हुआ है, विच मीन्स 25,000 रुपीज का चेक नहीं क्लियर हुआ है। दैट्स व्हाई इट कम्स इन बीआरएस। नेक्स्ट वन, out of check issued 58,500, checks of 48,500 were not presented for payment before 31st March। हमने कितने के चेक इश्यू किए? आउट ऑफ चेक्स इश्यूड, इश्यूड मतलब पेमेंट। हमने किसी को चेक दिया, हमने कितने का चेक दिया? 58,500। हमने 58,500 का चेक दिया है, दैट मींस वी मस्ट हैव रिकॉर्डेड 58,500 ऑन द पेमेंट साइड। हमने चेक इशू किया है, चेक इशू करोगे तो हम पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, हम पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब बैंक में क्या चेक क्लियर हुआ है? ऑफ विच 48,000 चेक्स ऑफ 48,500 वर नॉट प्रेजेंटेड। इसको प्रॉपर्ली देखिए, हमने 58,500 का चेक इशू किया है, हमने 58,500 का चेक इशू किया है, एंड आउट ऑफ इट चेक्स ऑफ 48,500 वर नॉट प्रेजेंटेड। 48,500 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है। प्रेजेंट मतलब बैंक में क्लियर होने को प्रेजेंट बोलते हैं, कि 48,500 का चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, विच मीन्स 10,000 रुपीज का चेक क्लियर हो गया है, विच मीन्स 10,000 का चेक क्लियर हुआ है। तो बैंक ने कितना एंट्री किया होगा? बैंक ने विड्रॉवल साइड में 10,000 का एंट्री किया है। देखिए सम इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। हमने 58,500 का चेक इशू किया है, क्वेश्चन में लिखा गया है आउट ऑफ विच 48,500 का चेक क्लियर नहीं हुआ है, वॉज नॉट प्रेजेंटेड। 48,500 वॉज नॉट प्रेजेंटेड, तो कितना प्रेजेंट किया है? तो हमने 10,000 प्रेजेंट किया है, हमने 10,000 प्रेजेंट की, तो 10,000 प्रेजेंट हो चुका है, तो बैंक में विड्रॉवल में 10,000 आएगा। अब इसका बीआरएस में इंपैक्ट क्या होगा? 58,500 के ऊपर साइन है माइनस, 10,000 के ऊपर साइन है प्लस, तो माइनस 58,500 प्लस 10,000 मींस माइनस 48,500, माइनस 48,500। तो लेस में हम लिखेंगे, लेस में लिखेंगे 48,500। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आई होप दिस इज ओके। हमने चेक इशू किया है, हमने पेमेंट्स में रिकॉर्ड किया है, पर बैंक में 10,000 का चेक क्लियर हुआ है। तो साइन कैसा है? 58,500 के ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो माइनस 58,500 एंड प्लस 10,000, तो माइनस 48,500।
माइनस से हेवियर बड़ा अमाउंट जो है उसका साइन फॉलो किया जाएगा, तो माइनस में आएगा 48,500। नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। A bill of exchange for 4,000 discounted with the bank was dishonored on 30th March. Intimation of the same was received on 5th April. Okay. पहले हम ये बिल ऑफ एक्सचेंज समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, हमारा पार्टी कौन है? मिस्टर राजीव। हमारा पार्टी है मिस्टर राजीव। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक बार प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। सी, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सपोज राजीव ने किसी पार्टी को गुड्स बेचा, मिस्टर ए, सपोज राजीव ने मिस्टर ए को गुड्स बेचा और मिस्टर ए को पेमेंट करने के लिए 2 महीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर ए ने राजीव को रिक्वेस्ट किया कि भाई तू मुझे 2 मंथ्स का टाइम दे दे, मैं तुझे 2 मंथ्स में पेमेंट कर दूंगा। राजीव अग्री हो गया, बोला फाइन, ठीक है भाई, तू 2 महीने का टाइम ले ले। बट देन राजीव ने बोला मिस्टर ए को, तू मुझे एक पेपर में लिख के दे दे, ऑन अ पीस ऑफ पेपर तू मुझे लिख के दे दे कि ओके आई मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स। और मिस्टर ए ने उस पेपर पे साइन कर लिया और जो रिक्वायर्ड थिंग है वो लिख दिया कि आई मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स। इस पेपर को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस पेपर पे मिस्टर राजीव को पैसे मिलने वाले, इसीलिए राजीव के लिए यह है बिल्स रिसीवेबल, और मिस्टर ए को पेमेंट करना है, इसलिए इस पेपर को मिस्टर ए के एंगल से बोला जाता है बिल्स पेएबल। आई होप दिस इज ओके। मैं एक बार रिपीट करता हूं। राजीव ने, जो हमारा पार्टी है, कंसर्न पार्टी राजीव, उसने मिस्टर ए को गुड्स बेचा। मिस्टर ए ने बोला कि भाई तू मुझे 2 मंथ्स का टाइम दे दे। राजीव ने बोला ओके, तू 2 मंथ्स का टाइम ले ले, लेकिन तू मुझे पेपर में लिख के दे कि मैं 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा, मैं 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा, ऐसा तू मुझे पेपर में लिख के दे दे। तो मिस्टर राजीव ने पेपर में लिख के दे दिया कि ओके आई पे यू आफ्टर 2 मंथ्स। उस पेपर को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और उस पे ऑब्वियसली मिस्टर ए साइन करेगा कि भाई मैं पेमेंट करने वाला हूं, तो इस पेपर को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राजीव को पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, और मिस्टर ए के लिए यह है बिल्स पेएबल। अब क्या होगा, ये जो पेपर है, ये पेपर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये किसके पास होगा? ऑब्वियसली ये राजीव के पास होगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो राजीव के पास है, वो उसको होल्ड करेगा, उसका पोजेशन राजीव के पास है। और मिस्टर ए राजीव को 2 मंथ्स बाद पेमेंट करेगा, ये मिस्टर ए का ऑब्लिगेशन है। मीनिंग 2 मंथ्स बाद क्या होगा? आफ्टर 2 मंथ्स क्या होना चाहिए? आफ्टर 2 मंथ्स मिस्टर ए राजीव को कैश देगा, और राजीव मिस्टर ए को बिल रिटर्न कर देगा। आइडियली ऐसा कुछ होना चाहिए आफ्टर 2 मंथ्स। आई होप दिस इज ओके। अब समझिए, ये तो आफ्टर 2 मंथ्स की बात है। सपोज 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 राजीव को आफ्टर 5 डेज, 10 डेज कुछ सपोज पैसे की जरूरत पड़ गई, 5-10 दिनों में राजीव को पैसे की जरूरत पड़ गई। तो क्या राजीव मिस्टर ए को अप्रोच कर सकता है? क्या राजीव मिस्टर ए को बोल सकता है कि नहीं भाई 2 मंथ्स भूल जा, अब मुझे पैसे की जरूरत है, अब मुझे तो अभी का अभी पैसा दे दे? ये मैं क्या बता रहा हूं कि सपोज राजीव को एक हफ्ते में, 5 to 10 डेज में सपोज कभी भी बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या राजीव मिस्टर ए को बोल सकता है कि नहीं तू मुझे भी पैसे अभी का अभी दे, 2 मंथ जो हमने अग्री किया था वो सब भूल जा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेपर में साइन किया है, दोनों ने अग्री किया है। पर मिस्टर राजीव को पैसे की जरूरत है, अब राजीव क्या करेगा? मिस्टर ए से तो मांग नहीं सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में राजीव किसी बैंक के पास जा सकता है, राजीव किसी बैंक को अप्रोच करेगा, राजीव बैंक को ये बिल बेच सकता है। सपोज अगर बिल 50,000 का है, तो राजीव बैंक को ये 50,000 का बिल दे देगा। ये बिल जो है 50,000 का बिल, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल उस बैंक को दे देगा, और बैंक उसे पैसे दे देगा। पर बैंक पूरा 50,000 नहीं देगा। बैंक कितना देगा? से फॉर एग्जाम्पल 47,000। बैंक को भी तो कुछ कमाना है, बैंक एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बैंक को भी कुछ कमाना है। तो बैंक ने सपोज 47,000 रुपीज दिया। अब मिस्टर ए ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को बेच दिया। अब ऑन ड्यू डेट 2 महीने बाद मिस्टर ए किसे पे करेगा? राजीव को कि बैंक को? तो ऑब्वियस है मिस्टर ए अब पे करेगा बैंक को।
कितना अमाउंट? ऑब्वियसली फुल 50,000। और बैंक मिस्टर ए को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा, रिटर्न कर देगा। आई होप दिस इज ओके। अगर मिस्टर ए पेमेंट करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल, पर अगर मिस्टर ए पेमेंट नहीं करेगा तो उसे डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। और इन दिस सिनेरियो क्या होगा? अगर मिस्टर ए ने बिल को डिसऑनर किया, मतलब मिस्टर ए ने अगर पेमेंट नहीं किया, तो इन दिस सिनेरियो क्या होगा? बैंक क्या करेगा? बैंक राजीव को पकड़ेगा और बैंक राजीव से अपने पैसे रिकवर करेगा। बैंक क्या करेगा? बैंक राजीव के अकाउंट से स्ट्रेट डेबिट, बैंक राजीव के अकाउंट से पैसे कट कर देगा। और ये जो मिस्टर ने पे नहीं किया, तो सी इट इज वेरी सिंपल, बैंक ने पैसे किसको दिए थे? राजीव को 47,000। तो अगर मिस्टर ए पेमेंट नहीं करता है तो बैंक किसे पकड़ेगा, किससे पैसे रिकवर करेगा? ऑब्वियसली राजीव से। तो बैंक क्या करेगा? राजीव के अकाउंट से स्ट्रेट अवे कट कर देगा, बैंक राजीव के अकाउंट से स्ट्रेट अवे कट कर देगा। तो ये सब में यही हो रहा है, ये सब में यही हो रहा है। देखो ये सब में क्या लिखा गया है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 4,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक was dishonored, discounted with the bank was dishonored। क्या हुआ है? राजीव ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट किया है। ऑन ड्यू डेट जो बायर है, ऑपोजिट पार्टी, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, उस पार्टी को बैंक को पे करना चाहिए। अगर वो पे कर देगा तो कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है, बैंक को पैसे मिल जाएंगे। पर अगर ऑपोजिट पार्टी बिल को डिसऑनर करता है, मतलब वो पेमेंट नहीं करता है, तो इन दिस सिनेरियो क्या होगा? बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कट करेगा। देखो यहां पे लिखा है, a bill of exchange for 4,000 discounted with the bank was dishonored on 30th March and intimation of the same was received on 5th April। इंटीमेशन मतलब इंफॉर्मेशन। बिल कब डिसऑनर हुआ? 30th मार्च। तो बैंक क्या करेगा? हमारे अकाउंट से 4,000 स्ट्रेट कट कर देगा, बैंक हमारे अकाउंट से स्ट्रेट अवे 4,000 रुपीज कट कर देगा, विड्रॉ कर देगा। और हमें ये नेक्स्ट मंथ बताया गया था कि बिल, हमें इंटीमेशन नेक्स्ट मंथ पता चला, हमें नेक्स्ट मंथ पता चला कि बिल डिसऑनर हुआ है। दैट मीन्स हमने एंट्री नहीं रिकॉर्ड की है, इस मंथ नहीं रिकॉर्ड की है। पर बैंक ने रिकॉर्ड डेफिनेटली कर दिया, क्योंकि बैंक को पहले पता चलेगा बिल जब डिसऑनर होगा। तो जैसे बिल डिसऑनर हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे कट कर दिए। इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस। इसके ऊपर साइन प्लस है, तो हम ऐड में लिखेंगे 4,000। हम ऐड में लिखेंगे 4,000। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। मैं शॉर्ट में समझाता हूं। हुआ क्या है? हमने बिल, बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने बैंक को बेचा, बैंक ने हमें पैसे दे दिए। अब ऑपोजिट पार्टी बैंक को देना चाहिए। अगर ऑपोजिट पार्टी बैंक को देता है, अगर ऑपोजिट पार्टी फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अगर बैंक को पेमेंट करता है, तो उसे हम ऑनर बोलते हैं। इट इज टेक्निकली कॉल्ड ऑनर, बिल ऑनर्ड। तो अगर वो पे कर देगा मिस्टर ए बैंक को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक को अपने पैसे मिल गए। लेकिन अगर मिस्टर ए बैंक को पेमेंट नहीं करता है, तो बैंक विल कैच मी, बैंक विल कैच राजीव, बैंक राजीव का गला पकड़ेगा कि भाई तू पैसे मुझे दे, क्योंकि हमने तुझे पैसे दिए थे। तो बैंक राजीव के अकाउंट से स्ट्रेट अवे डेबिट कर देता है। तो क्वेश्चन में देखो यही लिखा है, एक बार फिर से मैं बताता हूं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 4,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर हो गया है। कब वो डिसऑनर हुआ? 30th मार्च, बिफोर द मंथ एंड। बिल डिसऑनर हो गया है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक हमारे अकाउंट से पैसे स्ट्रेट अवे कट कर देगा। एंड हमें इंटीमेशन कब मिला? 5th अप्रैल। दैट मीन्स हमें पता ही नहीं था 31st मार्च तक, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। बैंक ने विड्रॉल में रिकॉर्ड कर दिया, हमें पेमेंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड, हमें इंटीमेशन नहीं मिला। इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस, तो हम इसे ऐड में लिखेंगे। आई होप दिस इज ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकी ट्रांजैक्शन है। ओके, नेक्स्ट वन। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 820 appeared twice in the cash book। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। पहले ये समझना होगा कि ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? तो यहां पे लिखा है इंटरेस्ट अलाउड। अलाउड मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है।
अगर लिखा होता इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, मतलब हमसे पैसे लिए हैं। आई रिपीट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम, हमें पैसे मिलेंगे। अगर लिखा होता इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब हमसे, हमारे अकाउंट से पैसे कट करेगा, हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये अलाउड मतलब क्या। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, कितना? 820। अब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, क्यों देगा? हमारा बैंक बैलेंस है, हमने एफडी किया होगा बैंक में, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, या हमारे बैंक में जो जो पैसे पड़े उसके पे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी रीजन हो, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है 820। तो हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा? ऑब्वियसली बैंक, क्योंकि ओरिजिनेट बैंक में होगा। बैंक कहां पे रिकॉर्ड करेगा? विड्रॉवल के डिपॉजिट, तो डिपॉजिट में। क्यों? क्योंकि बैंक हमें अलाउ कर रहा है, मतलब बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हमसे चार्ज नहीं कर रहा है। बैंक इज अलाउिंग इंटरेस्ट टू अस, सो बेसिकली इट इज अ इनकम फॉर अस। तो वो डिपॉजिट साइड में आएगा 820। हमें रिसीट में लिखना चाहिए, क्योंकि बैंक हमें दे रहा है इंटरेस्ट, तो हमारे लिए इट इज रिसीट। तो कैश बुक में कहां पे लिखोगे? रिसीट साइड में। हमने रिकॉर्ड भी किया है, बट इट अपियर ट्वाइस इन द कैश बुक। हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, हमने रिसीट में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, 820 एक बार और 820 और एक बार, हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया है, हमें इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा, और हमने भी रिकॉर्ड किया इस बार, लेकिन हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। तो देखिए, इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस। इसके ऊपर साइन क्या है? फॉलो वाला साइन, माइनस। एक प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद दिस 820। और इसके ऊपर साइन क्या है? इसके ऊपर साइन है प्लस। तो ये 820 हम ऐड में लिखेंगे, ये 820 हम ऐड में लिखेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक recorded twice in cash book, recorded twice in cash book. I hope this is okay. Next one, passbook debit side was overcast by 200. पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट, पासबुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट है। ध्यान रखना, नो रेक्टिफिकेशन, वी डोंट हैव टू रेक्टिफाई। पासबुक का डेबिट साइड इज ओवरकास्ट। कितने से ओवरकास्ट है? पासबुक का डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 200। पासबुक का डेबिट साइड इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा ज्यादा टोटलिंग हो गया है। ओवरकास्ट है तो प्लस लिखेंगे, अगर अंडरकास्ट होता तो -200 लिखता। +200। इसके ऊपर साइन क्या है? इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस। प्लस में प्लस इज ऑलवेज प्लस, प्लस में प्लस क्या होगा? प्लस। तो ये ऐड में जाएगा, ऐड में जाएगा 200। पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, पासबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट। नेक्स्ट वन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश 4250 डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। आकाश ने हमें चेक दिया 4250 का, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, बट वॉज नॉट येट कलेक्टेड, मतलब बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ है। मैं फिर से रीड करता हूं, चेक रिसीव फ्रॉम आकाश, आकाश ने हमें चेक दिया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है, आकाश ने हमें चेक दिया, हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वॉज नॉट येट कलेक्टेड, नॉट येट कलेक्टेड मतलब बैंक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है, तो बैंक में नो एंट्री, पासबुक में नो एंट्री। द एंट्री वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, द एंट्री वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या हुआ है देखो, एंट्री वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। फिर से मैं बताता हूं हुआ क्या है। आकाश ने हमें चेक दिया, हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया, पर क्या बैंक ने कलेक्ट किया है? नहीं किया है, वॉज नॉट येट कलेक्टेड, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। विच मीन्स बैंक में इसका नो एंट्री है। डिपॉजिट साइड में आना चाहिए,
पर बैंक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है वॉज नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक वो कलेक्ट नहीं किया है। अब क्या हमने रिसीट साइड में, कैश बुक में, रिसीट में हमने रिकॉर्डिंग किया है? रीड करते हैं। द एंट्री वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। द एंट्री वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। हमने कहां पे रिकॉर्ड किया है? हमने रिकॉर्ड किया इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ध्यान दो, हमने एंट्री की है, पर कहां पे की है? हमने कैश कॉलम में की है। पर ये तो बैंक कॉलम होता है, दिस इज बैंक कॉलम। तो क्या हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया? नहीं किया है। दैट मीन्स बैंक में भी, कैश बुक में भी नो एंट्री। आई होप दिस इज ओके। देखिए, कैश बुक में दो कॉलम होता है, सबको पता है। एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। हमें चेक मिला, तो चेक कौन से कॉलम में आना चाहिए? ऑब्वियसली बैंक कॉलम में। पर क्या हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया है? नहीं, हमने रिकॉर्ड किया है इसे कैश कॉलम में। कैश कॉलम में बाय मिस्टेक हमने इसे कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। तो क्या हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया है? नहीं किया। वी आर कंसर्न विद बैंक कॉलम। वी आर कंसर्न विद बैंक कॉलम। हमने बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की है, हमने बाय मिस्टेक कैश कॉलम में कर दिया है, विच मीन्स बैंक कॉलम में नहीं की है। दैट्स इट। तो रिसीट में नो एंट्री। तो ये तो कैश बुक में भी नहीं है, पासबुक में भी नहीं है, दोनों बुक में नहीं है। अगर दोनों बुक में नहीं है तो बीआरएस में भी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों बुक में नहीं है। तो डिफरेंस इन बैलेंस इज नॉट ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन तो दोनों बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बीआरएस में भी नहीं आएगी। ओके, आई होप दिस इज ओके। कैश बुक में भी नहीं है, पासबुक में भी नहीं है। कैश बुक बैंक कॉलम में नहीं है और पासबुक में भी नहीं है, दोनों में नहीं है। तो ये चेक का एंट्री बीआरएस में आएगा ही नहीं। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स। Hence, difference in balance is not due to this transaction. Difference in balance is not due to this transaction. I hope ये important है, ये समझा है ये transaction. Next one, a bills payable amounting to 8,700 paid by the bank has not been recorded in the cash book. ये simple है. A bills payable amounting to 8,700 paid by the bank. बैंक ने पे किया है, बैंक ने पे किया है कितना? 8,700. बैंक ने पे किया है 8,700, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में पेमेंट साइड में आना चाहिए, पर ये पेमेंट में नहीं है। दैट्स इट। इसके ऊपर साइन क्या है? फॉलो वाला प्लस। तो हम ऐड में लिखेंगे, हम इसे ऐड में लिखेंगे। बैंक ने हमारे बिहाफ में बिल्स पेएबल पे किया है। बिल्स पेएबल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल्स पेएबल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आई होप दिस इज ओके। बैंक ने पे किया है तो बैंक ने विड्रॉल में रिकॉर्ड किया है और इसके ऊपर साइन प्लस है। हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। फाइन। नेक्स्ट वन, लास्ट ट्रांजैक्शन। मिस्टर आदित्य, आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 17,000 इनटू आवर अकाउंट। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कस्टमर ने 17,000 डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक में तो डेफिनेटली डिपॉजिट हुआ है, तो यहाँ पे आएगा डिपॉजिट में। हमारे कैश बुक में ये रिसीट में आना चाहिए, पर क्या ये आया है रिसीट में? नहीं आया है। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दैट्स इट। इसके ऊपर साइन क्या है? माइनस। तो इसे हम लेस में लिखेंगे, इसे हम लेस में लिखेंगे। 17,000 हम इसे लेस में लिखेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, हमें नहीं पता था, इसलिए हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, पर बैंक को पता है, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है। तो उसके बैंक ने डिपॉजिट में एंट्री की है, और डिपॉजिट के ऊपर साइन क्या है? माइनस। डिपॉजिट के ऊपर साइन है माइनस, इसीलिए हम लेस में रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स इट, सम इज ओवर। इसका टोटलिंग करते हैं हम फटाफट। 25,000 प्लस 4,000 प्लस 820 प्लस 200 प्लस 8,700, ये टोटल है 38,720। लेस का टोटल 48,500 प्लस 17,000, 65,500, 6,300 प्लस 38,720, 45,020 माइनस 65,500, 20,480 नेगेटिव आ रहा है। 20,480 नेगेटिव, 20,480 नेगेटिव आ रहा है।
ओके, इवन दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये डिस्कस करना है। ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है पर हमें नेगेटिव साइन नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे, देखो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक। अगर स्टार्टिंग हमने पासबुक से की है तो एंडिंग ऑब्वियसली हम कैश बुक से करेंगे। स्टार्टिंग पासबुक से है तो एंडिंग कैश बुक से होगी। अच्छा, स्टार्टिंग था नॉर्मल बैलेंस, नॉट ओवरड्राफ्ट, स्टार्टिंग था नॉर्मल बैलेंस, तो नॉर्मली एंड में हमें लिखना चाहिए था बैलेंस एज पर कैश बुक, पर इस बार साइन नेगेटिव हो गया है तो हमें इसे वर्ड चेंज करना होगा, इसे लिखना होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। देखिए स्टार्टिंग में बैलेंस एज पर क्या पासबुक था, बैलेंस था, पर एंड में आंसर नेगेटिव आया तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्योंकि बैलेंस नेगेटिव हो गया। दैट्स इट, द सम इज ओवर। पर ये नेगेटिव वाला पॉइंट में एक बार फिर से समझाता हूं। अगर हम स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस या नॉर्मल बैलेंस, अगर हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल बैलेंस से और हमारा एंड में आंसर आता है पॉजिटिव, तो हम एंड में क्या लिखेंगे, नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस से स्टार्ट किया, एंड में आंसर पॉजिटिव है तो हम नॉर्मल बैलेंस लिखेंगे। पर हमने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया और एंड में आंसर पॉजिटिव है तो हम ओवरड्राफ्ट ही लिखेंगे। इन शॉर्ट हम सेम वर्डिंग्स लिखेंगे। आई रिपीट, अगर हमारा एंड का आंसर पॉजिटिव है, हम स्टार्टिंग करें नॉर्मल बैलेंस से तो एंडिंग भी नॉर्मल बैलेंस होगा, और स्टार्टिंग करें ओवरड्राफ्ट से तो एंडिंग भी ओवरड्राफ्ट से होगा। लेकिन अगर हमारा आंसर नेगेटिव है, हमने स्टार्ट किया और हमारा एंड का आंसर, लास्ट का आंसर जो फाइनल आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है, हमने अगर नॉर्मल बैलेंस से स्टार्ट किया है तो हमें ओवरड्राफ्ट लिखना होगा, और अगर हमने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया है तो हमें नॉर्मल बैलेंस लिखना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं एक बार, अगर हमारा एंड का आंसर पॉजिटिव है, हमने नॉर्मल बैलेंस से स्टार्ट किया है तो हम एंडिंग में नॉर्मल वर्ड्स लिखेंगे, नॉर्मल बैलेंस। हमने ओडी से स्टार्ट किया है तो हम एंड भी ओडी से करेंगे। पर अगर हमारा आंसर नेगेटिव है और हमने नॉर्मल से स्टार्ट किया है तो हम ओडी लिखेंगे, और हमने अगर ओडी से स्टार्ट किया है तो हम नॉर्मल लिखेंगे। ओके, दिस इज द वे इट गोज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम डे के लिए। एग्जाम डे में ये सम याद से देखना है तुम्हें, इलस्ट्रेशन नंबर 7। This sum covers most of the important adjustments, so please do watch this sum. ये important question है एग्जाम डे के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन सम। फाइन, विद दिस आई स्टॉप द लेक्चर।